नमस्कार दोस्तों, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारे पास जो प्रश्न है वह है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। यह जो प्रश्न है यह बिहार बोर्ड में हर प्रत्येक 2 वर्षों में एक वर्ष पूछा जाता है। क्योंकि बिहार बोर्ड फिजिक्स के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है फोकस दूरी को सिद्ध करना, मतलब F बराबर R/2 को सिद्ध करना है, या एक आपका प्रश्न होता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। तो जो आपका फोकस दूरी वाला सूत्र है F बराबर R/2, उसे हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज इस वाले वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को। तो देखिए, इस प्रश्न को सिद्ध करने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि यह अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है, यह दर्पण सूत्र का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो दर्पण सूत्र होता है वह आपका अवतल दर्पण में होता है, वरना कोई भी दर्पण में होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि यह v क्या होता है, यह u क्या होता है और यह f क्या होता है, तथा हमें यह भी जानना होगा कि इस अवतल दर्पण में इसे धनात्मक में निरूपित करते हैं या ऋणात्मक में। आपको यह सिद्ध करने से पहले इन चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए हम लोग एक से फिगर बनाते हैं, उसके माध्यम से हम आपको कुछ समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण में हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएंगे। तो चूँकि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह होता है धंसा हुआ, यानी इधर से यह बंद रहेगा यह दर्पण। इस दर्पण का हम लोग नाम रख देते हैं यह M और M', इस प्रकार से इसका नाम रख दिए। और इसके आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच से एक मुख्य अक्ष जाती है, बीच से मुख्य अक्ष चल गया, जिसका यह जो केंद्र होता है यह ध्रुव, इसे ध्रुव कहते हैं, यानी P से इसे निरूपित करते हैं। फिर ध्रुव से F तक की दूरी या फोकस दूरी कहलाती है, इतना दूरी। और इसी F है, यह जो F, इसी को हम लोग को इस सूत्र में प्रयोग करना है। तथा यहाँ वक्रता त्रिज्या C से निरूपित होता है, तथा इसके आगे आपका अनंत हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फोकस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह अनंत होती है। तो देखिए, इतना तो हम लोग का बेसिक फिगर बन गया अवतल दर्पण का। अब इसमें हम लोग को F समझ में आ गया कि F कहाँ पे है, F यहाँ पे है। अब हम लोग को समझना है V तथा U। तो यह V तथा U क्या होता है। तो देखिए, V यदि आप अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखते हैं तो यह जो आपका ध्रुव है इससे वस्तु तक की दूरी को आपको U कहते हैं, और इस ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं इस जगह पे। इस वस्तु का हम लोग नाम रख देते हैं A तथा B, इसका नाम रख दिया हम लोग। ठीक है, अब यह जो वस्तु है इसका अब परावर्तन होगा। तो जब इससे प्रकाश निकलेगी तो एक प्रकाश जाकर किसी सतह से टकराएगी। तो जो मुख्य अक्ष से समांतर जब किरण जाती है तो वह फोकस से गुजरती है। तो इसे हम आपतित किरण यह आपतित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया जो फोकस से गुजर रही है। ठीक, फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी यदि कोई किरण C से होकर गुजरती है, मतलब इस वस्तु से हम लोग एक C से किरण गुजरते हैं, तो यह जो इसका जो परावर्तन होगा टकराने के बाद वापस इसी दिशा में मुड़ जाएगी। यहाँ पे आप समझिएगा, जब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण होगी आपतित तो वह परावर्तित होकर F से होकर गुजरती है, तथा यदि कोई किरण C से होकर आपतित होती है तो वह C से ही परावर्तित होती है। यह प्रतिबिंब बनाने का नियम है। इसे भी हम विस्तारित पूर्वक आपको आपके अगले इस वीडियो में आपको बता देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जब यह वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं A' और B'। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था अभी कि वस्तु की दूरी को आपको U से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका वस्तु का दूरी क्या है, यहाँ तक। तो यह जो आपका U पूरा कहला जाएगा, P से लेके B तक U कहलाएगा, और यह P से लेके A' तक आपका V कहलाएगा। ठीक है, तो यह तो आप समझ गए कि यह F U V क्या है। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में कौन ऋणात्मक होता है और कौन धनात्मक होता है। तो देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण में यह जो V होता है यह V प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। यह जो U होता है U हमेशा माइनस होता है और F भी हमेशा माइनस होता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग को विशेष करके इस
सिद्ध करने में ध्यान देना होगा, क्योंकि यह हमें आगे काम देगा। इससे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। अब यह जो हमने रचना कर दिया है इतना, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हम वीडियो करके लिख देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने लिख दिया कि माना एम व एम डैश एक अवतल दर्पण में है। यह दोनों का नाम हमने एम एम डैश रख दिया है, जो कि एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु रखा गया है। यह जो ए बी है ये एक वस्तु है तथा ए डैश और बी डैश ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। चूँकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो ये जो ए बी है ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है और हमें सिद्ध करना है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिद्ध करने की और किस प्रकार से यह सिद्ध होगा। तो जब आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो देखिए इस फिगर में आपको कुल 4 त्रिभुज दिखेंगे। कौन कौन से वह त्रिभुज है चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये ए बी और सी, जब आप ध्यान दीजिएगा यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ए बी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश और सी, यह भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। आप ध्यान से जब देखिएगा तो इस प्रकार का त्रिभुज है। फिर यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे एन इसका नाम दे रहे हैं हम, जहाँ पे प्रकाश परावर्तित होती है। तो एन और एफ डैश एफ और पी, यह भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और अंत में इसका 3 नाम दे रहे हैं। और ए डैश बी डैश और एफ, यह भी एक त्रिभुज का नाम दे रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 4 तरह के त्रिभुज बन रहे हैं। और अब आप आगे चल के कन्फ्यूज़ ना हो तो हम आपको अभी बता दे रहे कि यह जो है यहाँ पे एक लंब का निर्माण होता है, यहाँ एक लंब होगा। ठीक, यहाँ भी उसी प्रकार से लंब होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी एक समकोण होगा। मतलब लंब होगा तो समकोण होगा। अब यह क्यों होगा, तो जब आप इस फिगर को एकदम ध्यानपूर्वक बनाइएगा, मतलब देखिए हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं। इस प्रकार से जब आप एकदम बड़ा सा फिगर बनाइएगा तो इसको छोटा सा मान के चलिएगा तो एकदम यह लंब के ही रूप में आएगा। और यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह आप कहीं भी किसी भी शिक्षक से पूछेगा तो वह भी यही कहेंगे। तो यहाँ पे लंब है, हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज कौन कौन से में। तो इस त्रिभुज ए बी और सी तथा ए डैश और बी डैश सी, मतलब त्रिभुज 1 तथा 2 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी व ए डैश बी डैश और सी में क्या है इसमें। तो जब आप देखिएगा इन दोनों त्रिभुज में, यह जो त्रिभुज है आपको समरूप लगेगा। और किस तरह से लगेगा तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक समकोण है, यह कोण बराबर, यह समकोण है, यानी यह 2 कोण बराबर होगा। अब जब आप कक्षा 9वीं को ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें आपने 2 तरह के कोणों के बारे में अध्ययन किया होगा, एक शीर्षाभिमुख कोण और एक एकांतर अंतःकोण। इन दोनों कोण को आप जानते होंगे पूरे ढंग से, नहीं जानते हैं तो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो देखिए यह जो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो जब एक रेखा इस प्रकार से है और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह जो कोण है इस कोण के बराबर होता है। तो जब आप इस फिगर को देखिएगा तो सेम टू सेम फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, और अब हम लोग जानते हैं एकांतर अंतःकोण को। तो यह एकांतर अंतःकोण क्या है, तो देखिए एकांतर अंतःकोण कहते हैं जब 2 रेखा इस प्रकार से होती हैं और एक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती हैं, तो यह जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, जिसे एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो देखिए इस पे आप ध्यान करिएगा और इस पे आप ध्यान करिएगा, तो इसी प्रकार से यह दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे आपको। तो जो आपको हमने समझाया वही हमने यहाँ पे उतार दिया कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण बी डैश जो कि 90 डिग्री है। फिर कोण ए बराबर कोण ए डैश एकांतर अंतःकोण से, तथा कोण सी बराबर कोण सी मतलब कोण ए सी बी और तथा कोण बी डैश सी और ए शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो अतः यह जो त्रिभुज हैं दोनों यह सर्वांगसम होंगे ए समरूपता से। ठीक, तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वह अनुपात में होते हैं, वह एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हम लोग कि इसीलिए जब यह समरूप है ये दोनों, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी मतलब यह जो दोनों भुजा हैं और बट्टा ए डैश और बी डैश लिख देंगे, ए डैश और बी डैश। फिर बराबर में हम लोग लिख देंगे क्या, तो यह बी सी बट्टे बी डैश और सी। ठीक, इतना करके हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 से हमें यह प्राप्त हुआ ए बी बट्टा ए डैश और बी डैश बराबर बी सी बट्टे बी डैश और सी। ठीक,
अब हम पूर्ण थी यह जो किए, जिस कार्य को ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को सिद्ध किए समरूप है, उसी प्रकार से हम लोग ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर त्रिभुज को भी समरूप कर देंगे। तो उतना हम करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि यह जो त्रिभुज है एन पी और एफ तथा ए डैश बी डैश और एफ, यह दोनों सर्वांगसम होंगे ए से। यहाँ पुनः की जगह पे आप लिख सकते हैं उसी प्रकार भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार का मतलब जिस प्रकार इसको किए थे उसी प्रकार यह दोनों सर्वांगसम होंगे। जब यह दोनों सर्वांगसम होंगे तो इनकी भी जो भुजा है वह एक ही अनुपात में होंगे, तो इन्हें भी हम लिख देंगे। इसीलिए एन पी बट्टे ए डैश और बी डैश बराबर, फिर हम लिख देंगे क्या, तो यह जो पी एफ है, पी एफ बट्टे बी डैश और एफ। इतना हम लोग लिखने के बाद इसे समीकरण 1 नहीं मानेंगे। अब हमको आपको एक चीज़ समझना है, जब आप यह जो इसे है और इसे ध्यान से देखिएगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वह बराबर होगा, लेकिन यह जो ए बी है और यह एन पी है यह भाड़ला है। तो जब आप फिगर में ध्यान से देखिएगा तो यह जो ए बी है यह एन पी के बराबर होगा, जिसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे या हम लोग या करके लिख देंगे कि ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे बी डैश एफ। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये कहाँ से आया है इसे भी हम लोग लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर एन पी, ये जो ए बी है आपका फिगर में ए बी वह एन पी के बराबर है, इसीलिए हम लोग एन पी की जगह पे ए बी बैठा दिए और इसे समीकरण 2 मान लिए। अब इतना करने के बाद हम लोग समीकरण 1 या वह दोनों में जब आप ध्यान दीजिएगा तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है, तो अब इन लोग का राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हमारा समीकरण क्या होगा, तो यदि किसी 2 समीकरणों में जब बाया पक्ष बराबर होता है तो उसका दाया पक्ष भी बराबर होता है, तो इसका हम दाया पक्ष भी बराबर कर देंगे। तो हमें लिखना होगा क्या, तो लिखेंगे बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर में पी एफ बट्टे बी डैश एफ। इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद ही आप लोग को जो समझना है इसके बाद ही समझना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी के बाद अब नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग वीडियो छोड़ के न जाइएगा। अब इससे को आपको समझना है ढंग से। तो जब आपका अंत में यह जो निकल के आया है इसका कोई मान नहीं निकल रहा है, जब आप फिगर में देखिएगा तो इसका कोई मान नहीं है। जब आप देखिएगा तो बी सी का तो कोई मान नहीं है या बी डैश सी का भी कोई मान नहीं है, तो हम लोग को इस प्रकार के से इन लोग को तोड़ना होगा कि इन लोग का कुछ ना कुछ मान निकले। तो सबसे पहले आपका इसमें दिया गया है क्या, तो इसमें आपको दिया है बी सी। तो बी सी को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे ज़रा फिगर में समझिएगा। देखिए ये जो बी सी है इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो ये जो पूरा पी बी है, इस पूरा पी बी में पी सी को हम लोग जब माइनस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक बी सी बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा है इसमें से इतना घटाएंगे हम लोग तो इतना हम लोग को पास आ जाएगा, जो कि आपका बी सी है। तो हम लोग बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी सी जो है उसकी जगह पे पी बी माइनस पी सी, यह हम लोग लिख दिए बी सी की जगह पे। फिर इसे हम लोग बटन में चला देंगे। अब हम लोग पास है बी डैश और सी, इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो जब आप देखिएगा तो बी डैश और सी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ये जो पूरा पी सी है, इतना पी सी में से हम लोग पी बी डैश को करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इतना में से हम लोग इतना घटाएंगे तो इतना बच जाएगा आप लोग का। समझिएगा आपका बी डैश सी किस प्रकार से निकलेगा। तो बी डैश सी को आप लोग तोड़ने के लिए हम लोग लिख देंगे कि पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक, इस बराबर करके। अब पी एफ क्या है, तो पी एफ जब आप देखिएगा तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पी से एफ तक की दूरी आपको फोकस दूरी कराती है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग एफ में लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का काम नहीं करना, एफ डायरेक्ट लिख देना है। अब चूंकि अवतल दर्पण में हमने बताया एफ माइनस में होता है, तो यह माइनस में आपका चल जाएगा। अब है बी डैश और एफ, बी डैश और एफ को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, चलिए इसे भी समझते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे बी डैश और एफ को करना है, तो आपका बी डैश और एफ यह दोनों है, यह बी डैश और एफ है इतना एरिया। तो इसको करने के लिए आपको पूरा पी बी में से
PF को माइनस करना होगा, मतलब कि इतना में से इतना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये जो B डैश और F है यहाँ पे, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं आपको PB डैश और माइनस F के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद का हम लोग का क्या प्रोसेस है, तो अब जिसको हम लोग तोड़े हैं उसका हम लोग को नाम देना है। ये जो PB है इसका क्या नाम है, सबसे पहले PB है आपका, तो PB का पूरा जो नाम है, यह वस्तु की दूरी है तो यह U हो जाएगा। अब चूँकि U माइनस में होता है तो माइनस में U आपको लिख देना है यहाँ पे, फिर माइनस, फिर PC क्या है आपका, तो जब फिगर में देखिएगा तो ये जो PC है यह आपका R है, मतलब वक्रता त्रिज्या को R से ही निरूपित करते हैं। अब तो इसीलिए हम लोग PC की जगह पे यहाँ R लिख देंगे। अब चूँकि R भी माइनस में होता है तो इसे भी हम लोग माइनस में लिख देंगे, बट्टे PC हमने तुरंत अभी R लिखा है तो इसे माइनस R लिख देंगे, माइनस यह जो PB डैश है यह क्या है, तो जब आप देखिएगा फिगर में, यह जो PB डैश है यह है आपका प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि यह आपका V हो जाएगा, V हो जाएगा, तो यह V भी आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर फिर माइनस F का माइनस F लिख देंगे हम लोग, बट्टे में यह जो PB डैश है, यह PB डैश आपका V है तो माइनस V, फिर ब्रैकेट में इसको डाल लेंगे, फिर माइनस, फिर F माइनस F, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा हो गया है प्रोसेस। अब इन लोग को जो माइनस माइनस है इस सबको प्लस में तोड़ देना संकेतों में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस U प्लस R, फिर यहाँ माइनस R माइनस माइनस भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस R माइनस प्लस भी, फिर बराबर ये माइनस F का माइनस F होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस भी प्लस F, ठीक। इतना प्रकार से आपको तोड़ने के बाद अब क्या करना है, तो चूँकि पता होना चाहिए आप लोगों को कि R को हम लोग 2F के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ R है उससे हम लोग 2F के रूप में लिखेंगे। तो लिख के हम आपको वीडियो पॉज करके लिख ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे R की जगह पे 2F लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, तो चूँकि हम लोग को सिद्ध करना है 1/F, तो उसमें R का कोई भी रोल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सबको F के रूप में तोड़ लिए ताकि आपको आसानी हो। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे। तो इसको गुना करके भी हम लोग लिख ले रहे हैं वीडियो पॉज करके। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यह जो U से V को गुना किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो U भी लिखा गया। फिर इसी U को हम लोग F से किए तो 2UF हो गया। फिर इस प्रकार से UF को V से किए तो UF का स्क्वायर हो जाएगा इससे। फिर F को 2F से किए तो 2F का स्क्वायर हो गया, और F को V से किए तो F भी हो गया। अब 2F स्क्वायर को हम लोग काट देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ सेम है। अब जो चीज़ हम लोग को बचा है वह चीज़ लिख लेंगे ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो जो आपका बचा अंतिम में कटने के बाद। अब आप जब देखिएगा तो ये माइनस VF है प्लस 2BF है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसे हम UV माइनस UF को उसी प्रकार से छोड़ के बराबर में, जब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ केवल VF बच जाएगा, ठीक। अब इतना तक हम लोग का निकल गया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, अब हम दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे हम लोग तो UV/UVF माइनस UF/UVF बराबर VF/UVF। अब UV से UV कट गया, फिर UF से UF कट गया, और VF से VF कट गया। अब यहाँ पे हम लोग को बचा 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U, इतना बच गया। तो अब हम लोग को इसको इधर भेज देंगे क्योंकि हमने निकालना है जो सूत्र है उसको निकालने के लिए। तो जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/V माइनस में है, फिर माइनस में 1/U हो जाएगा, बराबर में यह 1/F इधर चल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही हम लोग को सिद्ध करना था जो कि हमने निकाल दिया आपको। तो आपको लिख देंगे अंत में हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, और आपको जो भी अगला क्वेश्चन है जो कि आपको डाउट के तौर पर लग रहा है
तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर जल्द ही वीडियो ला देंगे। तो वीडियो आपको किसी प्रकार का डाउट रह गया तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।